एग्रीकल्चर इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस जैसे कहा जा रहा है। इसके बाद सरकार के खाते में पैसे ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे केंद्र सरकार की खाते में, और एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा जो पेट्रोल डीजल पर मुख्य लगता है वो कम हो जाएगा। हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपको परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं बाबूलाल टाटा जी, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल एंड ट्रेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आप मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं। आप एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो मुख्य रूप से तेल इंडस्ट्री है, उसमें 10 साल, माफ करिए, कम से कम और नहीं तो 40 साल से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विज्ञान घटोलिया जी भी हैं। विज्ञान घटोलिया जी IIM और IIT से पढ़े हैं। आप उसके बाद बैंकर रह चुके हैं, और फिलहाल एग्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, और डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज्म और शिक्षा के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप दोनों का सर स्वागत है बहुत बहुत इस चर्चा में। विज्ञान जी, थोड़ा सा हमें समझाएं कि किस तरह से बजट को देखते हैं आप, मोदी सरकार के बजट को। सर, मेरे बजट को जब से मैं आईआईटी में तो नहीं, लेकिन हाँ IIM में जाने के बाद थोड़ा इकोनॉमिक्स समझने लगा था। तो बजट एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है हर साल की, हमारे को कितनी आमदनी होगी और उसको कैसे खर्च करेंगे। तो मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हम फिस्कल डेफिसिट हमेशा रखते हैं अपने बजट में। वो एक मेरी टिप्पणी ये है कि फिस्कल डेफिसिट से दूर जाना चाहिए हमें। डेफिसिट करना है इस लाइक एक कंपनी को बोलना कि मैं इस साल 100 करोड़ का काम करूंगी और 10 करोड़ रुपए का ही नुकसान होगी, और हम तालियां बजाते हैं। तो उस एक प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। हम फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं, फिस्कल सरप्लस की बात नहीं करते। वो अभी भी हमारी प्रॉब्लम है, जो मुझे उम्मीद है कि आगे धीरे धीरे सॉल्व करी जाए। लेकिन जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है सर, मैं थोड़ा सा किसानों के तरफ मेरा रुझान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन मैं बायस नहीं हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको ये ना समझे कि मैं किसानों को प्रोटेक्शन देना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज पढ़ी थी कस्टम्स ड्यूटी सेस के बारे में, कि राइस को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी सेस 10% कर दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी, ताकि राइस के फार्मर को बचाव मिले। और एल्कोहल पे 50% है, एप्पल के फोन पे 24% है। तो कहीं ना कहीं अपन उस हिसाब से लगा रहे हैं सेस जो मिल सकेगा। आप एल्कोहल पे कितना भी सेस लगा दो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिसको फॉरेन लिकर पीनी है वो पिएगा। लेकिन अगर आप फार्मर प्रोटेक्शन की बात करेंगे और इंडियन फार्मिंग को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, तो कम से कम जो हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी है कमोडिटीज पे, हमें वही लगानी चाहिए। अगर एक एप्पल के फोन से हम फोन इंडस्ट्री को बचाने के लिए 23% सेस लगाते, तो हमारे को एग्रीकल्चर में कम से कम 23% सेस लगाना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम एक अप्रोच से है। मुझे नहीं पता कि हर जगह पर वो अप्रोच कई बार कारगर हो, लेकिन अगर अप्रोच हमारी फार्मर को सक्षम बनाने की है, तो हमें इंडियन फार्मिंग इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा। तो वहां मुझे जब भी कोई लोन की बात आती है कि लोन बढ़ा दिया और हमने देखो 10,000 करोड़ की जगह 20,000 करोड़ रुपए दे दिए, वो बात कभी हजम नहीं होती। आप सेस बढ़ा दोगे, एजुकेशन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस बनाया है AIDC, उसका क्या प्रक्रिया है? आप कहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, मैं कहूंगा अभी भी हमारे राजस्थान सरकार की बात करें तो इतने KVK हैं और इतने अच्छे PhD स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर में। जैसे डॉक्टरों को देते हैं, इनको 2 साल का असाइनमेंट दे दो कि भैया गांव में जा, एक टेक्नोलॉजी का तेरा जिम्मा है, तो उसको जाके सॉल्व करके आ प्रॉब्लम को। छोटे छोटे इतनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज आप समझिए सर, 1 साल में रिजल्ट आता है। तो बजट शुड बी यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। अगर हर बजट में कम से कम 5% R&D एक्सपेंडिचर बना दिया जाए, तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। हमने R&D के लिए बजट ही नहीं बनाए। बिल्कुल, हमारे साथ बाबूलाल जी R&D देते हैं। जी, बाबूलाल जी, आपको क्या प्रतिक्रिया है सर मोदी सरकार के बजट के ऊपर, किस तरह का रहा? बजट में इन्होंने इंडस्ट्री के लिए या किसानों के लिए कुछ खास दिया नहीं जो देना चाहिए था। ये ठीक है, इन्होंने कर्ज की सीमा बढ़ाई है, कुछ कृषि कल्याण के लिए, कुछ डीजल पेट्रोल पे कुछ टैक्स भी लगाया है, जो कहते हैं कृषि कल्याण पे खर्च होगा। इसके रिजल्ट अभी भविष्य में मालूम पड़ेगा। और डीजल पेट्रोल की जो कहते हैं रेट नहीं बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल तो अब इन्होंने जैसे कल अभी परसों लोकसभा में भी बोले हैं कि हम रेट नहीं बढ़ाते हैं, घटाते हैं। विदेश में भाव घटेंगे बढ़ेंगे तो यहाँ घटेंगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है राज्य सरकार के, सेंट्रल के, वो अब कोई नए नहीं बढ़ रहे, जितने लगे हुए हैं उससे रेट्स जो है मौजूदा चल रहे हैं। लेकिन अगर विदेश में डीजल पेट्रोल तेज होगा तो यहाँ भी तेज होगा, विदेश में मद्दा होगा तो यहाँ भी मद्दा होगा।
लेकिन किसानों के लिए कुछ जो छूट दी जानी चाहिए थी वो छूट नहीं दी गई, न डीजल पेट्रोल में। और जैसे अभी ये भाई साहब बोले कि वास्तव में कृषि जिंसों पे जो यहाँ नीचे बिकती है, किसान भी मरता है, इंडस्ट्री वाला मरता है, और वही माल हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। आज गवर्नमेंट की जो मुख्य पैदावार है, चावल है, गेहूं है, तिलहन है। तिलहन में तो ये हालात है कि जितना हमारा तेल हिंदुस्तान में पैदा होता है, जब हिंदुस्तान के खाने के तेलों की पूर्ति होती है, अब विदेश के तेल मध्य आते हैं, और हिंदुस्तान में हम चाहते हैं किसान को दाम ऊंचा दिलाए, उनकी किसों पर जो ऊंची बिकेगी तो जब उनका माल ऊंचा बिके, विदेश के पैरिटी उनका माल बिके, तो आने वाले जो विदेश से आने वाले जो तेल हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को टाइम पे ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे किसान का माल जो एमएसपी है उससे नीचा बाजार में नहीं बिके। पिछले साल एक मस्टर्ड की बात कहूँ, 4400 रुपए एमएसपी थी, और मार्च अप्रैल में सरसों 3700-3800, यही बाद में आके सरसों शॉर्टेज में रही और बाजार उसमें काफी बढ़ गए। लेकिन किसान का माल 50-60% तो फसल पे शुरू के 2-3 महीने में बिक जाता है। छोटे किसान है उन सब का आ जाता है, अब बाद में भाव बढ़ता है तो आम किसानों को फायदा नहीं मिलता, कुछ बड़े किसानों को मिला है। लेकिन सरकार को टाइम बे टाइम ड्यूटी कब घटानी है, कब बढ़ानी है, किसान का माल नीचा नहीं बिके, ये निश्चित वातावरण देश में हम बार बार सरकार से कहते रहे हैं कि ये वातावरण बनाएं। आज नीचे बिक रही है, आप आयातित तेलों पे ड्यूटी बढ़ाएं। आज सोयाबीन तेल नीचा बिक रहा है, आप ड्यूटी बढ़ाएं। लेकिन गवर्नमेंट जब 2 महीने निकल जाएंगे, जब सुनती है, जब करती है, ये एक सेल बनाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, तो ही किसान का, कंज्यूमर का भला होगा। बिल्कुल विज्ञान जी, सर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। हम लोग इस वर्तमान हालत में एक आंदोलन भी देख रहे हैं जो कि मुख्य रूप से किसानों के लिए एमएसपी की मांग कर रहा है कि एमएसपी सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए, मतलब कम से कम एमएसपी से कम कोई खरीद नहीं होना चाहिए। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि एमएसपी से कम पे कोई खरीद ना हो, इस तरह का कोई कानून बना दिया जाए? और आपको क्या लगता है सरकार इस तरह के कानून बनाने से क्यों 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 तो कतरा रही है? सर, एमएसपी हमारे देश में पिछले बहुत सालों से है, तो उसके लिए ये कहना कि वो कानून बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो तो पहले से चल रहा है हमारा। मेरी प्रॉब्लम है एमएसपी, वो तो पॉलिसी है सर। मेरा प्रॉब्लम ये है कि कानून बना देंगे तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप मेरे को रिजर्वेशन होना चाहिए था, तो ये सेम पॉलिसी है रिजर्वेशन वाली, जो हमेशा मैं खुद ये कहता हूँ कि ये फाइनली मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करना चाहिए। लेकिन आज के लिए आप बोलेंगे तो मैंने पहले भी आपको एमएसपी के बारे में एक बार अपनी चर्चा हुई थी। आप मुझे ये बता रहे हैं किसी को हार्ट अटैक आया है, उसको दिल का, तो अभी एकदम से ब्लड थिनर दूं कि नहीं दूं? जिस समय वो डेथ बेड पे बैठा है तब उसको आप हमेशा उसको उस वर्ड्स पे रखेंगे कि वो 2 रुपए बढ़ गए तो मर जाएगा, तो आपको एमएसपी का रूल बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप अपन ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं? अपनी राजस्थान बजट के बारे में आज बात हो रही थी, तो मेरी किसी से बात हुई तो मैंने बोला भाई अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में बात हो, गवर्नमेंट भी बात कर रही है, हम माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोट करेंगे, सेंटर भी बहुत सारी स्कीम ला रहा है, आप उसकी ब्यूटी तो समझिए। अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस लाएं तो जो ये लड़ाई चल रही है फार्मर बिल की कि किसान कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा रिलायंस के साथ बैठ के, रिलायंस है 6 लाख करोड़ की कंपनी, किसान है 60,000 रुपए का आदमी। लेकिन अगर वो 60,000 का आदमी अपने गांव के एक माइक्रो एंटरप्राइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे जो 6 लाख की है, तो उसको घबराहट नहीं होती और वो मैनेजेबल हो जाती है। तो अगर आप बहुत सिंपल समझिए, आप सर हो क्या रहा है बजट में, जितने भी इनकम की सोर्स हैं उसमें किसान नहीं है, क्योंकि आपने उसको टैक्स से हटा दिया। इंडस्ट्री को 80% इंडस्ट्री हमारी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही गवर्नमेंट के बजट में, और बजट एलोकेशन में हमेशा किसान दिखता है। तो आप अगर बजट एलोकेशन में किसान को ला सकते हैं, अगर रेवेन्यू में किसान को इंक्लूड कर सके हम एज ए गवर्नमेंट, तो अभी आप हमेशा मुझे हर कोई कहता है यार तू जीएसटी लगाना चाहता है, गेहूं पे नहीं लग सकता, बेकार की बात कर रहा है। लेकिन माइक्रो एंटरप्राइज पे तो जीएसटी है ना साहब, आप माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रमोट करें, गांव को सक्षम बनाएं। जीएसटी आपको टूल दे रहा है। आप बड़े ऑयल उद्योग हैं, आप कहेंगे हम छोटे छोटे किसानों से वहां से सामान इकट्ठा उठाएंगे, लेकिन वो टैक्स देंगे, हमें इनपुट क्लेम हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्री को, हमारा इनपुट क्लेम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इस बेस को नहीं बढ़ाएंगे, आप समझिए राजस्थान क्या है, राजस्थान सबसे बड़ा लैंड बैंक है इंडिया का एज अ स्टेट।
नहीं, यहाँ पर इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया पानी है। विज्ञान जी, हमारे साथ बाबूलाल जी भी हैं। बाबूलाल जी, विज्ञान जी का यह कहना है कि जो आपका गेहूं मतलब कृषि है, उसको जीएसटी में लाना चाहिए, जिससे वो टैक्स के दायरे में आए और एक पूरी एग्रीकल्चर ट्रेडिंग में एक ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी आने से हमें पता होगा कि किसान कितना बेचता है, किसको बेचता है, और उसको एक टैक्स के दायरे में रहेगा तो उसको भी लगेगा कि वो देश का अन्नदाता ही नहीं, करदाता भी है। और क्योंकि वो रेवेन्यू को जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है उसकी आय भी उसको मिलती है, तो उसको आय कर देना भी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सरकार की एक किसानों से हटके एक दूसरी सोच आम कंज्यूमर के प्रति भी है, और जो सरकार की जितनी भी सरकारें आई हैं उनकी एक सोच बनी रही है कि किसान के साथ साथ अब किसानों के बारे में भी सोचा जाने लगा है। पहले डायरेक्ट सरकार किसानों के बारे में डायरेक्ट नहीं सोचती थी, कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचती थी। और ये जो गेहूं चावल जो मुख्य हैं, इनके ऊपर यही देश की आम आदमी की मुख्य खाने में खपत है। इसके ऊपर लोकसभा में 75 या 80% बल्कि ये को 100% अपने लोकसभा सदस्य वो सब ये चाहते हैं इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे। तो क्योंकि ये देश के आम आदमियों का खाना है गेहूं और चावल, तो हमारे सोचने से या हमारे कह देने से ये हो जाए, ये मुझे लगता नहीं संभव है। वैसे जो कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों को भी टैक्स दायरे में लाना चाहिए, अभी तो हालात ये है कि गेहूं और चावल हमारे ज्यादा पैदावार है, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी जो चाहे सब्सिडी भी दी जाए, यहाँ अनाज बाहर गोदामों में नहीं सड़े, किसान का माल नीचा नहीं बिके, इसका एक्सपोर्ट निश्चित रूप से गेहूं चावल का जाना चाहिए। इस साल तो चलो खप गया, कोरोना में फ्री में बांटा गया। 5 किलो गेहूं 80 करोड़ आदमियों को पिछले 8 महीने से बट रहा है। लेकिन हर साल की क्या पोजीशन है, गेहूं चावल पे सब विदेश में बाजार मध्य है, इस वजह से हमारा गेहूं चावल नहीं जा पा रहा। तो गवर्नमेंट को सब्सिडी दी जानी चाहिए। जब ये विदेश जाएगा तो किसान का माल यहाँ सही ढंग, भाई जो जिन चीजों पे तुम टैक्स बढ़ा सकते हो, आयात ड्यूटी बढ़ाओ, लेकिन ये गेहूं और चावल यहाँ देश में सड़े नहीं। किसान ज्यादा पैदावार करे, ज्यादा पैदावार जब ही करे। जो हम एमएसपी के बारे में चिल्ला रहे हैं, जो मैंने बात की ना, एमएसपी के भाव में ही अगर बाजार में माल बिक रहा है तो किसान को पूरा दाम मिल जाएगा, पूरा दाम मिल जाएगा। तो गेहूं को गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी प्लस एक्सपोर्ट किन किन आइटमों का चाहे सब्सिडाइज करना चाहिए, लेकिन वो जाना चाहिए, जिससे ये नहीं है कि इस साल हमारे पास अब 2 करोड़ टन गेहूं पहले ही पड़ा हुआ है, तो अब हम कैसे खरीदें, हमारे गोडाउन भर गए हैं। तो वो जब एक्सपोर्ट करोगे तो गोडाउन भी खाली होगा तो किसान भी ज्यादा पैदावार करेगा। ये गवर्नमेंट को पॉलिसी किन किन चीजों का एक्सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सब्सिडी भी दी जाए तो भी, और किन किन चीजों हिंदुस्तान में सस्ती बिक्री है विदेश से लाना जरूरी है, उन पर ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए, तो भी सामंजस्य बैठाया जाएगा, तो ही किसान का हित होगा। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि एमएस के साथ कृषि उपज है उस पर जीएसटी होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, ये तो जो है ना ये तो सरकार को तय करना है। लेकिन एज ए एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि अगर हम जो कृषि उत्पाद है, कृषि उपज है, उस पर हम अगर जीएसटी लगाएं तो क्या इससे किसानों का भला होगा, देश का भला होगा क्या? देखो, कृषि ये सारी ही कृषि जिनसे हैं, चाहे आपके मस्टर्ड हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे तिल्ली हो, ऐसे 50 आइटम है जो कृषि जिनसी है। केवल उन्होंने अनाजों को छोड़ के बाकी सारे टोटल तेलहन पे तो जीएसटी लगाया हुआ है, एक अनाज इन पे नहीं लगाया हुआ है। अगर गवर्नमेंट लगाती है तो कोई इंडस्ट्री वालों को फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अपना मुख्य उद्देश्य किसान की पैदावार कैसे बढ़े। जीएसटी लगाने से कोई किसान की पैदावार नहीं बढ़ रही है, नहीं लगने से नहीं घट रही है। किसान की पैदावार तो जब बढ़े जब उसको उचित दाम मिले। गेहूं और चावल या जो भी अनाज ज्यादा पैदा, मुख्य उद्देश्य सर किसान की पैदावार बढ़ाना नहीं है, मुख्य उद्देश्य किसान की आय बढ़ाना। किसान की पैदावार बढ़ेगी और एमएसपी पर उसका माल बिक जाए तो इनकम बढ़ेगी। अब मान लो पैदावारी किसान इस वजह से नहीं कर रहा है, मेरा पिछले साल का माल ही नहीं बिका, बाजार में 100 रुपए कुंटल या 500 रुपए कुंटल नीचा बिक रहा है। अब तुम देखो बाजरे की
MSP इन्होंने कर रखी है 2100 रुपया और बाजार में बिक रहा है 1300 रुपया। 1300 रुपया बायर नहीं है। अब किसान राजस्थान में बाजरा कैसे बोएगा? सारे गवर्नमेंट ने MSP पे राजस्थान में परचेज नहीं किया और सारे किसान का बाजरा 1200-1300 रुपए में बिकार अब भी बिक रहा है। तो अपन पैदावार या किसान की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, खाली MSP डिक्लेयर कर दिया। 2100 रुपए 2 साल से हैं, पहले 2000 थी, फिर इस साल 2100 कर दी। अब केवल हरियाणा में बाजरा परचेज हुआ है। अब वो सरकार चाहे नुकसान दे उस पर, क्योंकि उसका भी नीचे ही बिकना है, लेकिन अपन जब किसान की बात कर रहे हैं, सरकार को नुकसान दो, सब्सिडी देती है और देती है, लेकिन किसान को उचित मूल्य देने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए उसको उचित मूल्य मिले। अब पूरे राजस्थान का इतना बड़ा राजस्थान है, इतना ज्यादा बाजरा पैदा। विज्ञान जी, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि MSP पे खरीद हो तो किसान का भला होगा और देश का भला अपने आप हो जाएगा, क्योंकि किसान को सही दाम मिलेगा। तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? अगर सरकार बना देती है कि MSP का कानून बन जाए तो उसमें क्या समस्या है? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर पर जो तिलहन है उस पर GST पहले से है। सर बहुत अच्छा पॉइंट रखा सर ने। जैसे सर ने कहा कि इंडस्ट्री को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अपन GST लगाएं क्योंकि अपने को इनपुट मिलता है। मैं एक सर ने जैसे बताया एक्सपोर्ट वाला बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर ने जो बताया वो ये है कि हम आज कुछ ज्यादा उगा देते हैं, अब उसको खरीदो। अब अगर डिमांड ही नहीं है बाजरे की, तो अगर मैं जैसे आपको मैंने कहा माइक्रो एंटरप्राइजेस लगाओ, तो वो अपने आप बोलेंगे भैया बाजरा मत उगाना, हम नहीं खरीद पाएंगे तेरे से। डिमांड सप्लाई को मैच करने के लिए इंडस्ट्री साथ में सपोर्ट करेगी, भैया क्यों बाजरा उगा रहे जब बिकेगा ही नहीं। तो आप कहोगे अनाज इस बार गेहूं और चावल हमने इतना बम्पर बना दिया, तो इंडस्ट्री कहेगी भैया इतना मत उगाना। जब तक आप कंज्यूमर को कनेक्ट नहीं करेंगे फार्मर के साथ, और कंज्यूमर कनेक्ट करने का तरीका इंडस्ट्री ही है, क्योंकि आटा ही बिकता है बाजार में, गेहूं आज के दिन नहीं बिकता है। तो आप मुझे बोल रहे हैं, मैं बार बार आपका स्वतंत्र जी इशू को स्कर्ट नहीं कर रहा हूँ MSP के, मैं बताना चाह रहा हूँ MSP की प्रैक्टिकलिटी तभी है जब आप उतना उगाओ जितना बनना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट भी उगा के, वही बात है, गवर्नमेंट पहले सब्सिडी दे देगी, उसके बाद MSP में खरीद लेगी और फिर सस्ते में बाजार में खरीदेगी। फाइनली पैसा हमारे भारत देश की टैक्स पेयर की जेब से ही जा रहा है। तो आप MSP मुझे बोलेंगे, मैं कहूंगा जब तक आप डिमांड फोरकास्टिंग बेटर नहीं करते, और डिमांड फोरकास्टिंग गवर्नमेंट बैठ के नहीं कर सकती, जो इंडस्ट्री माइक्रो एंटरप्राइज लगी हुई है किसानों की, वो कहेंगे हाँ भैया इतना इतना उगा लो, इस बार ये वाली चीज उगाना। आपको MSP तभी वैल्यूएबल है जब उसकी डिमांड फोरकास्टिंग ठीक हो। और सर मेरे को ये हमेशा बताया गया, जैसे आपने बताया, ये हमारे देश की सोच शायद इंडिपेंडेंस के बाद से ये हो गई कि कंज्यूमर के लिए खाने के पैसे महंगे पड़ जाएंगे। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब भी कहते हैं सर भैया गरीब लोग मर जाएंगे। और सर हमारा देश हमेशा कहता है 70% आबादी हिंदुस्तान की जो गरीबी है वो देश गांव में है। गांव मेरा प्रोड्यूसर है, जो शहर का 30% है उसमें से 15-20% अपन जैसे लोग हैं जो कमा रहे हैं नौकरी में, कंप्यूटर पे टाइप करके पैसा कमा रहे हैं। आप किस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं? आपको मेड सर्वेंट 6000 की मिलती है, आप किसान की इनकम बढ़ा दो, वो मेड सर्वेंट 12000 मांगेगी, नहीं तो किसान कहेगा मेरे यहाँ आ जा, मैं 10,000 पर नौकरी पे रहता हूँ। इकोनॉमी को बूस्ट करने की अपन बात कर रहे हैं, जो मेन नेचुरल प्रोड्यूसर है अपन उसको सबसे ज्यादा गरीब बना के बैठे हैं, और अपन कहते हैं कंज्यूमर के हित में सोचो। वो 70% खाना नहीं खाते, वो भी तो खाना खाते हैं। नहीं विज्ञान जी, आपके पास क्या उपाय है कि अब क्योंकि ब्रेक पे जाने का वक्त है, संक्षेप में बताएं कि आपके पास क्या फार्मूला है कि किसान की इनकम बढ़े, किसान की उपज बढ़े? क्या फार्मूला आपके पास? सर बहुत सिंपल फॉर्मूला है। गवर्नमेंट एक पायलट प्रोजेक्ट करे इस बजट में, एक पंचायत को सिलेक्ट करे, जो हम मॉडल प्रपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं माइक्रो एंटरप्राइज। मैंने 5 साल लगाकर सीडीपी वेंचर कैपिटल में मुझे पैसा लगाया, मैंने प्रूव करा माइक्रो एंटरप्राइज प्रॉफिटेबली चलाई जा सकती है। हम किसानों की ऐसी माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप कर देंगे, गवर्नमेंट एक मैंडेट बना ले, इस पंचायत के साथ हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उनको इंडस्ट्री से टाई अप कर देंगे, किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की दरकार नहीं है, और हम ये प्रूव कर देते हैं कि किस तरह से सब लोग एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। नहीं तो सरकार भी तो कंटेंट फार्मिंग की बात कर रही है, सरकार भी यही कह रही है कि आपको जो है ना कॉर्पोरेट की ओर जाइए, आप वो भी यही कह रही है कि आप कंटेंट फार्मर की ओर जाइए, आप वो भी यही कह रही है कि हम जो कहें वो उगाइए। किसान कहें कि हमें तो आप हम जो कहें वो नहीं उगाइए, माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रमोट करो, वो उगाएंगी, वही प्रोग्राम। हम नहीं है, सरकार रूलर नहीं बनती है, सरकार एक सर्विस सेक्टर है, सरकार हमारी सेवा तो सरकार को माइक्रो एंटरप्राइज बनानी चाहिए कि भैया ये तुम्हारे गांव में हमने 20 माइक्रो एंटरप्राइज बना दी, तुम इनसे डिस्कस करो, तुम्हें जो उगाना उगाओ। आप समझिए, आप मेरी स्वाधीनता नहीं छीन सकते कि मुझे क्या उगाना है।
जैसे ही सरकार बोलती है या कॉर्पोरेट वर्ड आप इस्तेमाल करते हो तो मेरे मन में आता है यार कॉर्पोरेट है रिलायंस। सर मेरे जियो के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो तो मैं 6 महीने तक डोलता रहूंगा, मुझसे सॉल्व नहीं होती। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बिल्कुल विज्ञान जी मैं बाबूलाल जी को लाना चाहूंगा। बाबूलाल जी आपका सहमत है विज्ञान जी से कि जो है ना एक माइक्रो जो है ना एक यूनिट लेके हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, जैसे विज्ञान जी कह रहे हैं? नहीं, विज्ञान जी जो कह रहे हैं मैं काफी इनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये बात जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी जरिया है। तो एक दफे की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अभी किसान को क्या बोना है ये उसकी समझ में नहीं आती है, भेड़ चाल होती है। चरण सिंह जी थे, एक वक्त था, आपने भी सुनी उस समय, वो कृषि मंत्री थे, ऑल इंडिया के और यूपी के थे। सारे गन्ना किसान उनके पास आ गए, साहब हमारा गन्ना 5 रुपए कुंटल के रेट है, उसमें कोई फैक्ट्री वाला नहीं ले रहा, हम तो मर गए, क्या करें। तो चरण सिंह जी ने एक मजाक की बात बता रहे हो, अपनी टोपी तो सिर पे से उतार दी और उन सब किसानों के डेपुटेशन से कहा अभी जगह कम पड़ रही हो तो मेरे सिर के ऊपर और गन्ना बोलो, तुम इतना ज्यादा बोओगे तो गन्ना यही भाव बिकेगा। बिल्कुल। अब किसानों को कौन सी चीज फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं तो बात करेंगे कि अब हमें इस पर कंटिन्यू करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे प्रदेश सरकार के बजट से अब क्या उम्मीदें हैं और प्रदेश सरकार में अभी कृषि के एग्रीकल्चर के क्या हालात हैं, किस तरह के टैक्स है और फिलहाल हमें क्या उम्मीदें हैं। कहीं मत जाइए, लौटते हैं ब्रेक के बाद, चर्चा जारी है, देखते रहिए पत्रकार टीवी। कोरोना ने बिगाड़ी अर्थव्यवस्था सारी। महामारी के बाद पहले बजट की बारी। क्या है सरकार की तैयारी? सरकार से राहत मांग रहे व्यापारी। क्या बजट से उतरेगी महंगाई की खुमारी? बजट से पहले विशेषज्ञों के साथ रायशुमारी। कैसा होना चाहिए बजट? पत्रिका टीवी करेगा पड़ताल। देखिए कैपिटल टॉक रोजाना सुबह 8:30 और रात 10 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर। राजस्थान के पूर्वी द्वार से पश्चिम के मरुस्थल तक, गंगानगर के लहलहाते खेतों से माही और वागड़ के बांसवाड़ा तक, रोज नई करवट लेती राजनीति से पग पग नई शक्ल लेती रणनीति तक, हर हलचल, हर समाचार, संस्कृति, धर्म और खेल की खबरों का संसार, मिलेगी राजस्थान को आवाज पत्रिका राजस्थान पर। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। यदि आपको या आपके परिवार को पत्रिका की प्रति प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 9116623401 पर कार्यालय समय सुबह 11 से 7 बजे तक संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या किसान के लिए जो कृषि उपज है उनका एमएसपी पर उनको दिया जाना, एक न्यूनतम गारंटी की दिया जाना संभव है, और क्या किसान की जो मुख्य फसलें हैं उनको एमएसपी पर खरीद सरकार करे तो उसका किसान को फायदा भी होगा और देश को भी फायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या अब जो राजस्थान का बजट आने वाला है उसमें हम कुछ इस तरह की घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कुछ आश्वासन दे कि किस तरह से उसकी खरीद हो सके, एमएसपी पर खरीद हो सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर जीएल प्रतामेकर जी,
एक ब्रेक के बाद। प्रोफेसर प्रताप, आपका स्वागत है। सर, संक्षेप में हमें समझाएं कि किसान की आय कैसे बढ़ सकती है। क्या एमएसपी की गारंटी दिया जाना संभव लगता है आपको? राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, उसके बाद मध्य प्रदेश का भी बजट आने वाला है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां पे आप कॉमर्स में प्रोफेसर हैं, डीएल प्रतापनगर जी, हरिशंकर विद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो। सर, संक्षेप में समझाएं सर। संक्षेप में ये है कि देखिए, एमएसपी किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने का एक प्रयास था और वो लगभग 23 फसलों पर ये लागू होता है। पर अभी के सरकार ने 3 कृषि कानूनों में संशोधन किए हैं, उसमें से एमएसपी हटाई नहीं है, परंतु जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये, और जो डिमांड हो रही है, अभी कुछ जो आंदोलन चल रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दी जाए। 2 कारणों से गारंटी संभव नहीं। पहली बात तो ये है कि अगर गारंटी देंगे तो उन फसलों को पूरा का पूरा खरीदने के लिए जो एक एस्टीमेट लगाया है कि अगर गारंटी दी जाती है तो सरकार की बजट का, केंद्र सरकार की बजट का पूरा रेवेन्यू उस पर खर्च हो जाएगा, बाकी खर्चों के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है, क्या अनुमान है, क्या अनुमान लगाया है, कितना पैसा खर्च होगा? 16 से 18 लाख करोड़ रुपए। दूसरी बात कि अगर सरकार ये पूरी, अभी भी देखा होगा स्टोरेज की प्रॉब्लम है, अगर सरकार ये सब कुछ खरीदेगी तो रखेगी कैसे? अभी जितना खरीदती है उसी में हम लाखों टन अनाज बर्बाद कर देते और इसके बाद वो केवल शराब के लिए सड़ा हुआ अनाज हम बेचते हैं। ये पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, सरकार का ये काम नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी समस्या से निपटने के लिए भावांतर किया था कि भाई आप डिफरेंस ले जाओ हमसे, क्योंकि हम खरीद के रखेंगे कहां और रखेंगे। आपका मतलब है भावांतर पूरे देश में संभव है क्या? नहीं, भावांतर लगाएंगे तो स्टोरेज और खरीदने की समस्या खत्म होती है। भावांतर मध्य प्रदेश में लागू किया था, परंतु उसमें भी और सारी की सारी फसलें, 2 और बड़े नुकसान हैं जिन पर एमएसपी लागू है, जैसे गेहूं और चावल, ये मेन 2 बड़ी फसलें हैं। उसका लगभग 60% तो पंजाब हरियाणा के किसान ही उसका फायदा उठाते। दूसरी बात ये भी है कि इन फसलों को फिर ज्यादा उगाने से जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है वो नहीं हो पाता, जमीन भी खराब होती है और हम दालें बाहर से बुलवाना पड़ती है। और ये सारी चीजें हमारी इतना एग्रीकल्चर बेस्ड है, परंतु हम आज भी दूसरी चीजें, क्योंकि उसको बोने का किसान प्रेफर नहीं करते, जमीन भी बची रहती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ उससे, तो ये एक तो पॉसिबल नहीं है। ये डिमांड करना ही, क्योंकि सरकार धीरे धीरे व्यापार से और इन चीजों से पीछे हटेगी तो दूसरे काम करेगी। सरकार अगर इनमें इन्वॉल्व होती है और अगर कुछ पॉलिटिकल भी होता है ये एजेंडा, अगर ये पॉलिटिकल है तो मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस, राजस्थान में आजकल कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है तो आगामी बजट में इसकी गारंटी देके दिखाए। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकली तो अपन स्टैंड ले लेते हैं, पर जब अपन रियलिस्ट में जाते हैं ये चीजें अपनी राजनीति से हटना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ बाबूलाल डाटा जी हैं। बाबूलाल जी, हमारे साथ प्रोफेसर जीएल प्रतापनगर जुड़े हैं। जीएल प्रतापनगर जी राजस्थान हरि सिंह कॉमर्स विद्यालय सागर में प्रोफेसर हैं कॉमर्स के, और इनका कहना है कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, क्योंकि वो गारंटी नहीं दी जा सकती। गारंटी नहीं दी जा सकती, कानूनन गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, खरीदते तो हैं, कोई बात ही नहीं, एमएसपी लागू है। राजस्थान सरकार, जिन्होंने कहा कि अगर राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार है और अगर वो सपोर्ट करती है इसका, तो फिर मध्य प्रदेश राजस्थान में इसको गारंटी देके दिखाए बजट में। बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि एमएसपी पे माल पहले से ही 30-40 साल से खरीदा जा रहा है और अब उसमें आइटम बढ़ते बढ़ते करीब 23 आइटम हो गए हैं। 23 कृषि जिन्सों को सरकार खरीदती है, लेकिन पूरा माल फिर भी नहीं खरीद सकती। आज भी गेहूं चावल करीब जितना देश में पैदा होता है उसका 30-35% टोटल खरीद पाती है। और ये भी सही है जो ये कह रहे हैं, गेहूं और चावल ये मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में ही पैदा होता है, वहां के किसानों को ही बहुत बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन
किसानों में जो एक बात जानी चाहिए कि उसको क्या चीज बोना है, वो अभी केवल एक वो चीज बोता है जिसमें उसको ज्यादा दाम मिल रहा है, खेती में जिस चीज में ज्यादा बचत है। जब उसको गेहूं चावल में ज्यादा बचत है तो भी हर साल सरकार उसकी एमएसपी क्यों बढ़ाती है? एमएसपी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि किसान वहां से हट नहीं रहा। आज दलहनों की कमी है, हम विदेश से मंगा रहे हैं। आज तिलहन की कमी है, तिलहन की तो इतनी कमी है कि 150 लाख टन तेल हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो, 160 लाख टन तेल हम विदेश से मंगाते हैं। इनकी तरफ जमीन पे किसान का ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान उसका ये है कि जिस चीज में ज्यादा कमाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले ही गेहूं चावल की एमएसपी ज्यादा है, किसान का रुझान वहां है। जब तक किसान का रुझान जमीन भी बची रहे, दूसरी चीजों में जाना चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी, आप कह रहे थे कि अगर किसान की इनकम बढ़ाना है तो एमएसपी पे खरीद करनी होगी, फिर वो दोनों चीजें कैसे संभव है? किसान की आय कैसे बढ़ेगी फिर? नहीं, दोनों चीज। आप ये बात समझो कि जो इन्होंने बात बताई, एमएसपी के भाव में किसान का माल बिकना चाहिए, सरकार खरीदे या बाजार में बिके। मैंने ये बात कही है। अब वो एमएसपी के भाव पर प्रोफेसर प्रतापनेकर, ये संभव है क्या बाजार में खरीद हो एमएसपी पे? देखिए, किसी भी उत्पाद में आप व्यापारियों से ये नहीं कह सकते कि हमने रेट तय कर दिए और आप इसी रेट पे खरीदो। ये पूरी तरीके से व्यापार के और इस सारी चीजों के खिलाफ ही है। हम कैसे कह सकते हैं जिसका प्रोडक्शन है कैसा, किस क्वालिटी का है, कैसा व्यापारी दृष्टि से खरीदेगा? व्यापारी तो जरूरत पड़ने पर ज्यादा कीमत पे भी खरीदेगा, अगर उसको लगता है तो ज्यादा पे भी खरीदेगा। विज्ञान जी, आप आईआईएम से पढ़े हुए हैं, आप बताइए कि संभव है क्या? सर, अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि अपन इंडस्ट्री को ये कैसे बोल सकते हैं कि तुम इतने रुपए में खरीदो। तो पहली बात, अपन ये जानते हैं कि किसान की एक फेयर वैल्यू मिलना बहुत जरूरी है, ये अपन सब समझते हैं। उसी तरह हम एजुकेशन सेक्टर एक हमारे देश का है जिसमें स्कूल चलते हैं, इसमें भी ये बड़ा जरूरी है कि एजुकेशन अच्छी मिले। और मेरे ख्याल से आज के दिन ये डिबेट नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन ज्यादा अच्छी है कि गवर्नमेंट की ज्यादा अच्छी है। और उसमें गवर्नमेंट ये कहती है प्राइवेट सेक्टर में तुम अपने स्कूल में अपने टीचर को तनख्वाह कितनी दोगे, ये फिक्स है, नियम है। तो अगर आप ये बोलोगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो साहब कुछ भी कर सकती है। लेकिन किसान के लिए कौन मेहनत करेगा इस बात की कि इंडस्ट्री को बोला जाए भाई ये फेयर वैल्यू है, तेरे को जो माल आगे बेचना है तो उस हिसाब से बेच। आप वो डंडा ना चला के रिक्वेस्ट करके एक मैसेज भेज सकते हो। और उसीलिए मैं, प्रोफेसर सर तब थे नहीं तब, मैं इनफैक्ट वो कॉमर्स के हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं साइंस का लड़का हूँ सर, मैं आईआईटी का हूँ, तो मैं इंजीनियर आदमी हूँ, तो सोल्यूशन बनाने का शौक है। लेकिन आप समझे सर, माइक्रो एंटरप्राइजेस हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, ब्रेक से पहले, इसीलिए मैं माइक्रो एंटरप्राइजेस सपोर्ट करना चाहता हूँ कि वो लघु उद्योग कमर्शियली वायबल। सर, मैं सहज के नाम से मेरी कंपनी है, दूध का काम है। मैं 5000 लीटर प्रति डे में कमर्शियली वायबल डेयरी फार्म सेट कर पाया, थैंक्स टू माय इन्वेस्टर्स सिडबी, जिन्होंने मुझे लॉस लगा। लेकिन आप किसी को भी पूछोगे डेयरी सेक्टर में तो कहेगा 3 लाख लीटर से नीचे पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वायबल हैं। तो जैसा सर ने कहा कि एमएसपी को कैसे लागू करें, बहुत अच्छी बात बताई बाबूलाल सर ने। सर, मैं बोला नहीं, मेरे को बार बार बाबूलाल बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बाबा जी का नाम बाबूलाल था और मुझे सब कहते हैं तो उन्हीं से प्रेरणा लेके आया है। तो मैं बाबूलाल जी को मतलब वही बता रहा हूँ, उन्होंने जो बात बोली, आप ये नहीं कह सकते सरकार खरीदे। प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं, सरकार कहाँ से गारंटी ले ले? अनाज तो पूरी दुनिया खाता है, हमारा देश खाता है। लेकिन क्या ये वार्तालाप हो सकता है? मोदी जी ने मुहिम चलाई गैस सब्सिडी की कि यार अगर तुम अच्छा कमाते हो तो गैस की सब्सिडी छोड़ दो। सर, ये हिंदुस्तान है। एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, आपने एक बात कही थी, मैं जो पूछना चाहता हूँ, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एक रिकमेंडेशन दी थी कि एमएसपी शुड बी एनफोर्सेबल, और वो रिकमेंडेशन अभी भी कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है कि एमएसपी शुड बी एनफोर्सेबल। तो फिर जो है ना, आप प्रधानमंत्री मोदी उससे क्यों टल रहे हैं, उस बात से क्यों नहीं उस पर अड़े हुए हैं? देखिए, अब ये जो आपने अपनी जानकारी दी है तो मुझको नहीं है, परंतु उस समय किस समय क्या कहा गया था वही मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ कि जब अपन जहां बैठे हैं वहां जो बात कहते हैं और जहां हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वहां की बात में बहुत फर्क होता है, पॉलिटिक्स में भी और सभी जगह।
दूसरी में आपने एक बात दूसरी कही थी कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। बिल्कुल, ये इस पर चलिए, एक ही विकल्प नहीं है, एमएसपी इज ए वन एस्पेक्ट है ना। दूसरी एस्पेक्ट ये है कि जो अभी कृषि कानून है जिसमें इनोवेशन और छोटे एमएसपी जैसे ही जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली किसान, अभी किसान बहुत सी चीजें क्यों नहीं उगाते, उसके खेत में बहुत अच्छा अमरूद अगर है तो वो वहीं के वहीं लोकल मार्केट बेच पाता है। जैसे ही उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारा यंग जनरेशन इस फूड सेक्टर में आएगा, छोटी छोटी चीजों किसानों को लेगा, ऑटोमेटिकली वो कैश क्रॉप की तरफ जाएंगे, फल सब्जियों की तरफ जाएंगे। और आज दुनिया की कंडीशन ऐसी है कि इंडिया के बहुत से प्रोडक्ट जो है ही नहीं प्रचलन में, वो अब कोविड के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देर लगेगी पर हमें इनोवेटिव चीजें देखना पड़ेगी। हम उसी ट्रेडिशनल और खैराती चीजों पर ज्यादा जाते, हमें खैराती सिस्टम ही बेकार है, क्योंकि ये लोगों को बेईमानी बनाता है, अकर्मण्य बनाता है, कामचोर बनाता है। आपका मतलब है एमएसपी खैरात है? आपका मतलब एमएसपी खैरात है? एमएसपी खैरात है? नहीं, एमएसपी खैरात नहीं है, पर एमएसपी की गारंटी खैरात हो जाएगी। क्योंकि फिर किस समय का, देखिए अपने यहाँ का जो सिस्टम है, अच्छी क्वालिटी का गेहूं आज भी एमएसपी से ज्यादा बिकेगा। मेरे सागर के पास खुरई है, वहां का सीधा माल बंबई जाता है, इतनी शानदार क्वालिटी है। उन्हें किसानों को चिंता नहीं होती एमएसपी पे बेचने की। एमएसपी 1900 है, उनका माल बिकता है 2200 पे। एमएसपी है गेहूं 1900। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बेचते ही नहीं। जो सरबती गेहूं है, अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, 3,000 ही बिकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे साथ बाबूलाल जी बजट आने वाला है राजस्थान का। आप मुझे बताएं कि राजस्थान सरकार क्या कदम उठाए कि किसानों की आय बढ़े। नंबर 2, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के माध्यम से आय बढ़े। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आप क्या मांगे हैं आपकी राजस्थान सरकार से? राजस्थान सरकार से हमारा कहना है कि 2 टैक्स, एक तो जब जीएसटी लगा था तो इन्होंने कहा था दूसरे टैक्स खत्म कर देंगे। एक कृषि उपज मंडी टैक्स कई राज्यों ने हटा दिया, हमारे राजस्थान में लागू है, उसको हटाया जाना चाहिए। हमने उससे क्या फर्क पड़ता है सर? उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? मैं भी आप बताऊंगा आपको। दूसरा, हिंदुस्तान में कहीं भी आपके कृषि कल्याण टैक्स नहीं है। जो राजस्थान में 1% कृषि जिनसों के ऊपर कृषि कल्याण टैक्स लगा दिया, उससे 2 फर्क है। जब टैक्स लगेगा तो किसान का माल निश्चित रूप से नीचा बिकेगा। माल की तो उसी लेवल पे बिकना है। यूपी में तेल 80 रुपए किलो है तो राजस्थान का भी 80 रुपए किलो ही बिकेगा। तो राजस्थान का इंडस्ट्रियलिस्ट वहां अगर 5,000 रुपए सरसों है, जब यहाँ 4900 में खरीदेगा तो उस लेवल पे तेल पड़ेगा, उससे निश्चित रूप से किसान का माल नीचा बिकेगा। और दूसरा, उसका इनडायरेक्ट में इफेक्ट, अगर नीचा नहीं बिकेगा, गवर्नमेंट कहेगी नहीं बिकना है, तो यहाँ की इंडस्ट्रियां बंद हो जाएगी, जो बहुत बड़ा रोजगार देती है। किसानों का माल खरीदती है, किसान अपना माल कहाँ लेके जाएगा? इसलिए राजस्थान सरकार से, तीसरा, राजस्थान में अगर पहले नहीं था, गहलोत सरकार में लग गया कि राजस्थान के बाहर से अगर कोई तिलहन राजस्थान में आता है, मंडियों में बिकता है, उस तिलहन के ऊपर फिर दोबारा, पहले यूपी में हमने कृषि उपज मंडी टैक्स दे दिया जहां से माल परचेज किया, अब राजस्थान में आएगा तो राजस्थान का कृषि उपज मंडी टैक्स और देना है। ये पहले कभी नहीं था। राजस्थान सरकार को ये तीनों बातें, जीएसटी लगाते समय वायदा किया था, बल्कि उल्टा एक कृषि टैक्स और लगा दिया। ये इस बजट में तीनों इनको खत्म करने चाहिए। किसान का माल भी ऊंचा बिकेगा, यहाँ की इंडस्ट्रियां भी अच्छी चलेगी। विज्ञान जी, आपकी क्या अपेक्षा है कि किसान की आय कैसे बढ़ सके? राजस्थान सरकार क्या कर सकती है? देखिए, ये जो आपने अभी बताया, अभी कृषि कानूनों में केंद्र ने ये कर ही दिया कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो अगर टैक्स की बात है, मंडी से बाहर बेचेगा तो ये इशू खत्म, उसे मंडी में जाएगा तो ही टैक्स देना पड़ेगा। प्रोफेसर प्रताप, किसानों का कहना है कि एक गारंटी पहले से थी, हमें कोई रोक नहीं थी कि हम कहाँ जाके बेचें, हमें कोई रोक नहीं थी। ये सिर्फ जो है ना, मंडियों की बात इसलिए आती है कि मंडी में जाके बेच सकते हैं, वो कहीं रोक कहीं नहीं थी पहले भी। नहीं, रोक कहीं नहीं थी, परंतु क्या होता है, कई जगह पर ऐसा नहीं था, रोक नहीं थी, परंतु क्या होगा, अब कोई भी आके उनके पास से अप्रोच करेगा। देखिए, गवर्नमेंट का काम, बहुत सा काम केवल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होना चाहिए,
फैसिलिटेट करना होना चाहिए। और एटमॉस्फेयर क्रिएट अगर हो गया इस तरह की ये प्रोविजन से कि अब आपको, अभी अपने को नहीं मालूम कि छोटा पुलिस वाला कहाँ क्या रोक देता है, उसे ये बताना पड़ता है। मैंने भी अपने मामा जी किसान है, उनसे पूछा, वो कह रहे थे हम तो जाके राजस्थान बेचते हैं। अब राजस्थान बेचते हैं तो वो कहते हैं कि क्या कहते हो आप जाते हुए, तो उन्होंने मुझसे बताया हम तो रास्ते में जब रोकते हैं तो ये कह देते हैं कि सर ये हमारा माल है, हम अपने भाई साहब वहां रहते हैं कोटा में, उनको देने जा रहे हैं। तो अपने को नहीं मालूम, नहीं तो पुलिस वाला आपसे 2000 रुपए ले ले। तो बहुत सी चीजें के झंझटों में ना पड़कर लोग अपने वहीं भेज देते। एक तो छोटा किसान है, वो ज्यादा हर एक आदमी जा नहीं सकता, पर गवर्नमेंट अगर एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है तो बहुत से लॉजिस्टिक वाले खड़े हो जाएंगे कि आप 10 किसानों का छोटा माल हमने ट्रक में भरा और हमें मालूम है कि इधर इतने में बिक रहा है, अच्छा माल हमने कलेक्ट किया। एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम है। किसानों के पास आज भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। विज्ञान जी देखिए, प्रोफेसर प्रतापनगर कह रहे हैं कि अगर जो नए कानून है वो पास हो जाते हैं तो वो उससे एटमॉस्फेयर बनेगा, और एक एटमॉस्फेयर बनेगा तो किसान को जो है ना, जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, कहीं दिक्कत आती है, कहीं सामान ले जाने में, वो एक माहौल बनेगा उसके लिए। नंबर 2, अब राजस्थान का बजट के लिए आप किस तरह से देखते हैं, क्या होना चाहिए कि किसानों की आय बढ़ सके? एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बार बार दावा किया जाता है कि वो आय बढ़ा सकती है किसानों की, वो कैसे आय बढ़ा सकती है? मैं सबसे पहले 2 मिनट दूंगा सर का पॉइंट मंडी टैक्स वाला क्लियर करने के लिए। सर मैं एक छोटा सा डेयरी प्रोड्यूसर हूँ और मेरे यहाँ घी बनता है, और मैं 1 रुपए का घी मंडी में नहीं बेचता, मेरा सारा घी डायरेक्टली कस्टमर्स के बिकता है। लेकिन देश के कानून, राजस्थान के कानून के हिसाब से मुझे मंडी टैक्स जमा कराना होता है और मैं कराता हूँ, और मंडी टैक्स में जमा कराता हूँ जाके स्पेशली। तो मंडी टैक्स मंडी में बेचने पे ही नहीं है, मंडी टैक्स अगर लागू है वो कॉमोडिटी पे, तो एज ए प्रोड्यूसर मुझे देना पड़ता है। तो पहली बात वो थी कि उसमें ये आप ये मत बोले कि मंडी टैक्स लागू नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट बेचोगे, तो मंडी टैक्स लागू है अगर आप कानून फॉलो करते हो। कमिंग बैक टू सर राजस्थान, मैं छोटा सा बताऊंगा। राजस्थान हमारा सबसे बड़ा ताकत हमारी लैंड बैंक है, हमारे पास सबसे ज्यादा लैंड है, और हम फिर भी खेती में, जैसे सर ने बोला पंजाब 7% 8% सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को मिल जाएगा। अभी भी हम ये देखें किस प्रांत को फायदा, मैं ये काम करूं या ना करूं, इससे किस स्टेट को कितना फायदा मिलेगा नहीं सोच सकता। मैं एक भारतवर्षी हूँ, मैं कहूंगा सबसे पहले मैंने देखा कैपिटल आउटले हमेशा हमारा सरप्लस है। जितना बजटेड कैपिटल आउटले है वो कभी नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। मैं कहूंगा भाई साहब जितना एक्स्ट्रा बजट कैपिटल आउटले बचा है उसको पानी पे खर्च करो, आप नदियां कनेक्ट करो। चंबल को पीडब्ल्यूडी ने आज से 10 साल पहले प्रपोजल दिया था कि चंबल को जोड़ दो, 60,000 एकड़ जमीन इरिगेटेड लैंड बन जाएगी। उसी तरह इंदिरा गांधी कैनाल को लाने की बात हो रही थी सीकर तक। मैं कहूंगा सारी ताकत कायनात की लगा दी कि आप राजस्थान में पानी लाने में, किसान अपने आप समृद्ध हो जाएगा। आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप, मेरा सबसे पहला है कि कैपिटल आउटले लाएं बजट में। और दूसरा नंबर पे मैं आपको ये कहूंगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस सपोर्ट करें, जिनसे हम, जैसा सर ने बताया बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर मेरे को छोटा सा 10 किलो अमरूद भी मैं किसान हूँ अच्छा होगा तो, और एक माइक्रो एंटरप्राइज थी जो आगे किसी बड़ी एंटरप्राइज या कंज्यूमर से जुड़ी हुई है। बहुत हमारे IIT के बच्चे हैं जो आने लग गए हैं, वो कह रहे हैं हम 5 प्लेट की फूड प्लेट लेके जाएंगे। आप किसान के यहाँ सब्जी खरीदते हो, वो आपसे बनी पार्ट का भाव मांगता है सब्जी का, क्योंकि वो सोचता है यार आज ये आ गया तो आज इसे काट। हर एक की अपनी मेंटेलिटी है सर, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो माइक्रो स्टार्टअप्स बहुत काम कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स, वो हाँ सर, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस वही। और ये स्टार्टअप कोई IIT IIM का नहीं चाहिए सर। मेरे गांव में लोग GST नंबर लेने को तैयार है। मैं कहता हूँ यार तुम आटा बनाओ, आटा, आप सोचो सर गांव में आशीर्वाद का आटा बिकता है 5% GST देके, क्योंकि वो कहता है सर मैं गेहूं का क्या करूं, चक्की वाले पे जाऊंगा, वो पता नहीं कौन सा आटा मिक्स कर देगा, मैं तो आशीर्वाद ले आता हूँ। नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग हैं। आप बजट में, ये मैंने पहले भी कहा था, बजट में एक एक्सपेरिमेंटल रूप में कर दो। आप एक पंचायत को चुन लो, माइक्रो एंटरप्राइजेस लॉन्च करो, उसको ढंग से मॉनिटर करो, मॉनिटरिंग एजेंसीज लगाओ। हम जैसे स्टार्टअप को बोलो हम मॉनिटर करेंगे आपके, ऑब्वियसली हमें पैसा चाहिए काम करने के लिए, लेकिन ये चीजें आप करें। इसको सर ने बताया था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को आगे कैसे करना करूं। आपने बोला MSP में से गेहूं 40 रुपए का भी बिकता है, अगर अच्छा गेहूं है तो, और 22 का भी बिकता है। आप MSP में ग्रेडिंग करो। आप MSP के साथ क्वांटिटी को क्यों लिंक नहीं कर सकते? आप क्वांटिटी लिंक कर दो, भैया इस ग्रेड 15 तरह के ग्रेड हैं गेहूं के, इन ग्रेडों पे ये MSP और इतनी क्वांटिटी तो होगी, कोई टेंशन नहीं है। इंडस्ट्री को साथ में लो, इंडस्ट्री कहेगी भैया ये ग्रेड मिलेगा मैं ले लूंगी।
तो अपने आप ये मुद्दा म्यूट हो जाएगा। लेकिन वो डेटा क्रंचिंग करनी है तो सर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। गवर्नमेंट हमारी बिजनेस करने की कोशिश करेगी, वो नहीं, फेल हो जाएगी। आप तो करने को बिजनेस, आप मस्टर्ड के लिए, मैं बाबूलाल दाता साहब बैठे हैं, मैं कहूंगा सर अपनी इंडस्ट्री को ले आओ, वो पूरी मापदंड दे देगी कि हम किस किस रेट में क्या क्या खरीद सकते हैं। आज गारंटी दे देगी कि हम इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे इस रेट में और ये क्वालिटी होगी। तो कहां दिक्कत थी सर? इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है हमने। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करके बताएगी, या मुझे नहीं पता क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग कहते हो पॉलिटिक्स अलग चीज होती है। अरे सर पॉलिटिक्स सेवा है देश की, वो देश की सेवा करेंगे, काम को सिंसियरली करेंगे। उनका काम है एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, कोई किसी को चीट ना कर पाए। ये गवर्नमेंट को डंडा मार के नियुक्त करना है कि कोई कॉर्पोरेट किसी को चीट ना कर पाए, कोई माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्टअप किसी किसान को बेवकूफ ना बना पाए। सारे मुद्दे सबको अकल है। मैं सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन आके बताएंगे हम ये सामान इतने इतने में खरीद सकते हैं, तभी पोसाट है, नहीं तो पोसाट नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइज आएगी, कहेगी भैया इतना उगालेगा तब तक तो मैं ले लूंगा, ज्यादा उगाएगा तो तेरी मत। बाबूलाल जी हमारे यहाँ राजस्थान में कंपेरेटिवली मध्य प्रदेश के कम खरीद होती है एमएसपी पर। एमएसपी पे गेहूं हो या चावल हो, तो जैसे मध्य प्रदेश में भावंतर योजना लागू है, वहां पर जो है ना हरियाणा और पंजाब के बाद तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, जहां पर बड़ी मात्रा में एमएसपी खरीद होती है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान सरकार को कोई घोषणा करना चाहिए कि एमएसपी पे खरीद हो? देखो ये घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। जैसा अभी भाई साहब ने बताया, वास्तव में कि जैसे एमपी में भावांतर योजना चालू करने के 15 रोज बाद ही समाप्त करनी पड़ी। भावांतर योजना या एमएसपी पे तो माल तोला जाएगा, जितने तोल देंगे उनको उस भाव का मिल गया। 4400 में सरसों गवर्नमेंट ने तुलवा ली, जितने 2 महीने में तुलवानी थी। बकाया मंडी में 4500 बिकने दो। भावांतर में तो हर किसान ले जाएगा, सरकार फेल हो जाएगी, इतना उसके पास पैसा नहीं है। तो दोनों योजनाएं फेल है। जो उन्होंने कहा सरकार को एक वातावरण देश में बनाना चाहिए, केवल उस पर। आज जैसे इन्होंने हमारे लिए बोला मस्टर्ड के लिए, अगर ये भाव क्वालिटी वाइज तय कर दे, हम 42% की सरसों, जयपुर में 6200 रुपए का दाम है, लेकिन वहां 42% की जगह 40 है, 38 है, 39 है, 37 है। किसान का हर माल 37% वाला भी वहां गवर्नमेंट को 4650 में तोलना चाहता है। वहां अगर ग्रेडिंग के अनुसार तय कर दोगे तो फिर ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो सरकार को कोई नीति जो कहती है उस हिसाब से प्रैक्टिकल इंडस्ट्री वालों को साथ लेके, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब है, ये विजय जी है, इन सब लोगों की राय लेके, इनकी कमेटी बना के, इनके विचार के अनुसार आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला आपकी अगर 200 बीघा जमीन लेता है, वो कौन सी चीज बोएगा जिससे उसको दाम ज्यादा मिले। वो इस आधार पर नहीं रहेगा कि मेरा एमएसपी पे तुल जाए। एमएसपी पे तुले नहीं तुले, चाहे रिलायंस वाले ने लिया चाहे किसने लिया, उसने 2000 या 2 लाख बीघा जमीन राजस्थान में ली कॉन्ट्रैक्ट में, किसान को तो 5000 रुपए बीघा का उसने दे दिया। वो क्या चीज बोएगा? वो तो देश के हित के हिसाब से ऊंचा दाम कैसे मिले किसान को, माल कहाँ बिक जाए, माल पड़ा तो नहीं रहेगा, उस हिसाब की सोच रहेगी। आम किसान को जैसा इन्होंने बताया उसका अधिकार है, हम उसको ये पाबंदी नहीं लगा सकते तू गेहूं नहीं सरसों बो, तू सरसों नहीं दाल बो, ये उसका अधिकार है, संविधान में दिया हुआ है। तो अब उसको जैसा इन्होंने बताया, हम किसी भी आदमी पे, इंडस्ट्री वाले पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि तो एमएसपी के भाव गेहूं। बजट से क्या उम्मीद है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, संक्षेप में बताएं कि राजस्थान को जिन्होंने बताई, मैं इनसे सहमत हूँ कि राजस्थान को जो कृषि जिनसों पे जो टैक्स है, जीएसटी लगाते समय वायदा किया था नहीं लगाएंगे, ये तीनों टैक्स हटाने चाहिए। और मैंने पिछली बार भी जब आपसे मुलाकात की बोला था, किसानों की जमीनें पूरे राजस्थान में टेस्ट की जानी चाहिए। जमीन टेस्ट करने वाली पूरे राजस्थान में केवल 5 मशीन। किसान को सस्ती कीमत पे खाद दिया जाना चाहिए और अच्छे बीज दिए जाने चाहिए पैदावार बढ़ाने के लिए। और अगर संभव हो जितनी नदियों को जोड़ सके तो आज हम जयपुर में पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं, रामगढ़ बंदे में 1 तोड़ा पानी नहीं गया। हमने देखा वो 67 फुट ऊंचे पे भरा हुआ था, अपन टूल के हिसाब से वहां जाते थे, आज 1 बूंद भी पानी नहीं है। उसका पानी कहाँ चला गया ये पता नहीं। तो पानी जब तक किसानों को नहीं पहुंचाएंगे, पीने का पानी भी हो जाएगा, खेती का भी हो जाएगा। किसान को सस्ता खाद दो, उसकी जमीन टेस्ट कराओ, अच्छे बीज दो। और जितने किसानों के जिनसों पे जो और राज्यों में नहीं है 3 टैक्स लगाए हैं, वो तीनों टैक्स हटाए जाने चाहिए। प्रोफेसर प्रताप संक्षेप में समझाएं कि जैसे मध्य प्रदेश में भावांतर योजना है,
क्या राजस्थान में भावांतर योजना लागू की जा सकती है? नहीं, मध्य प्रदेश में भी जो भावांतर योजना थी वो उसी समय 1 महीने में समाप्त हो गई। प्रोफेसर प्रतांबेकर, देखिए ये जैसा मैं बता रहे हैं, भावांतर एक ये था कि जब केवल स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए डिफरेंस देना था। पर हमारे यहाँ समस्या क्या है, पूरे देश में स्टेट कोई भी हो, योजनाएं और इम्प्लीमेंटेशन करते समय सारे फोर्सेस केवल उसको फेल करने में लग जाते हैं और उसमें से लूपहोल निकालने में लग जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, चाहे राजस्थान का बजट हो चाहे मध्य प्रदेश का बजट हो, अगर सरकारें चाहे केंद्र सरकार हो, केवल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की क्वालिटी एक्सपेंडिचर पर कंसंट्रेट करें तो ना पैसा कम पड़ेगा ना योजनाएं फेल होंगी। एक ही शब्द बहुत, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितनी योजनाएं ले आए, कितना ही बजट आउटलेट कर बढ़ा दें बजट, क्या होना है? चलिए सर, अब हमारे पास समय बहुत कम है। एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट। संक्षेप में विज्ञान जी, एक अगर आपको एक राय, एक मांग चाहिए होगी, इसके बिना आपको लगेगा कि राजस्थान सरकार से बजट आपकी आशाएं पूरी नहीं हुई, तो आप क्या 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 कहेंगे? एक मांग। जितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकें, कैपिटल आउटले करें नदियां जोड़ने। ओके, बाबूलाल जी, आपकी क्या अपेक्षा है कि राजस्थान सरकार जो कृषि जिनसों पे इन्होंने कृषि उपज मंडी टैक्स, कृषि कल्याण टैक्स, बाहर से मंगाने वाले पे दोबारा कृषि टैक्स, ये टैक्स हटाए जाने चाहिए। इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। 200-300 रुपए क्विंटल, 5,000 की जिनस में फर्क है, वो किसान का माल ऊंचा बिकेगा। दूसरी जो मैंने बात बताई, किसानों का माल मार्केट। प्रोफेसर प्रतांबेकर, एक मांग आपको रखनी हो कि राजस्थान सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में और कदम उठाए। एक कहूंगा, क्योंकि राजस्थान की पूरी इकोनॉमी उसकी नहीं मालूम मुझे, मैं एक कहूंगा कि अगर उनकी पार्टी एमएसपी की गारंटी का अगर समर्थन कर रही है तो तत्काल गारंटी अपने स्टेट में लागू करें। अदरवाइज ये खुल के कहें कि नो, इट इज ए इररिलेवेंट डिमांड, और पार्टी को ये तत्काल मानना चाहिए। में तो कोई बाकी मुझे नहीं मालूम। अगर वो मानते हैं, जिसकी वजह से पूरा उनका समर्थन हो रहा है, तो ये माने, तत्काल अपने बजट में कहें कि हम गारंटी दें। चलिए, तो नहीं दे सकते, अगर वायबल नहीं है तो तत्काल ये माने कि गारंटी देने के लिए अगर सरकार तैयार नहीं है, केंद्र सरकार, तो इज राइट। चलिए, आप लोग चर्चा में देखा कि जो किसानों की आय बढ़ाने का मुद्दा है वो काफी जटिल मुद्दा है, और जैसा कि विज्ञान जी ने कहा कि अगर एमएसपी गारंटी देना है तो फिर उसकी भी जो है ना तह में जाना होगा, गहराई में जाना होगा। और जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा कि आपको जो टैक्स संरचना है उसको एक समान बनाना होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा सभी को, तभी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी और तभी राजस्थान में भी राजस्थान का जो ग्रोथ है, किसान राजस्थान की इनकम बढ़ सकेगी। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।